इस वक्त अनुराग ठाकुर एक प्रेस प्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस लिंक को संबोधित इंसेंटिव कर रहे हैं। स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, आईटी हार्डवेयर हो, फार्मा सेक्टर हो, स्पेशलिटी स्टील हो या फूड प्रोसेसिंग से लेकर ड्रोन के सेक्टर हो। लेकिन आज मैं अपने आप को सोलर पीवी मॉड्यूल पे पहले आप पे आना चाहूँगा, जिसकी आज जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो। आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों जरूरी है? क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसलिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफ़ी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपये आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं और ये 3 विंडोज क्या है? पहली विंडो तो है फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा, तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और हर विंडो के अंतर्गत अधिक क्षमता वाले प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिल सके और कम लागत पर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स का उत्पादन देश में ही हो। कम से कम 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपके प्लांट लगाने की कॉस्ट वही कम आ जाएगी, तो इसका मतलब आपकी उत्पादन की कीमत भी कम आएगी। कंपनीज को मिनिमम परफॉर्मेंस की शर्त भी पूरी करनी होगी ताकि भारत में ग्लोबल क्वालिटी के मॉड्यूल्स का उत्पादन हो सके। किसी कंपनी द्वारा भी बिड की कैपेसिटी का 50% ही पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। और जो कई बार आपका प्रश्न आता था कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को भी क्या इसमें अवसर मिलेगा? जी हाँ, ब्राउनफील्ड कंपनीज को भी ऐसे पीवी मैन्युफैक्चरर्स जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जिनकी है, उनको नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर खड़ी करनी है तो वो भी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल भी मिलेगा। दूसरा, ई लॉक्स की मैं बात करूं तो ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ये भी इंडस्ट्रियल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम के लिए बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री को इसका लाभ भी मिले। ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध होगी।
और इसमें एक ग्रुप भी बनाया गया है सर्विस का, जो इसको विशेष तौर पर देखेगा ताकि इस क्षेत्र में अगर कुछ कमी आती है तो उसको भी पूरा किया जाए, कुछ रुकावटें आती हैं। ई बुक ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, जो वेयरहाउस और फिजिकल एसेट्स की स्टैंडर्डाइजेशन जो दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुरूप बनाया जाए, उसको भी लॉन्च किया था। और आईगॉट के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, वो भी कर रहे हैं और हमारा स्किल मंत्रालय के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसमें किया जा रहा है। और 14 राज्यों ने अब तक अपनी पॉलिसी बना ली है और ये जो हम 13 और ऐसे राज्य हैं जो पॉलिसी बनाने की दिशा में आजकल काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में नेशनल रेल प्लान हो, भारतमाला, सागरमाला जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है और जीएसटी, कस्टम्स वगैरह ने भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अपने अपने क्षेत्रों में लाए हैं ताकि एक्सपोर्ट में, जहां एक और कॉस्ट रिडक्शन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए, वहीं पर पोर्ट पर भी समय कम लगे, चाहे वो कस्टम्स की बात हो या जीएसटी की, बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की गई इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट है और रिलायबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एनएलपी के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। 2018 में जब लास्ट रैंकिंग आएगी तो भारत का रैंक 44वें नंबर पर था और हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाए गए हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके कुल 8 कंपोनेंट हैं, मैं 8 के 8 आपके सामने रख रहा हूं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा विभिन्न एजेंसीज के लॉजिस्टिक्स रिलेटेड पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ये पहला है। दूसरा, सिंगल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज बनाया जाएगा ताकि बिजनेस को एक ही बार इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बार बार अलग एजेंसीज को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ना पड़े। तीसरा, सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इन्वेंट्री कॉस्ट को कम किया जा सके। स्टोरेज एवं कैरेज संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्डाइजेशन एवं सेवाओं को बेंचमार्किंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। चौथा, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जाएगा। पांचवा, एक सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रक्रियाओं और रेगुलेशंस में सुधार लाने का कार्य करेगा। लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के यूजर्स को सुविधाएं दी जाएंगी कि वे ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर अपने इश्यूज का समाधान करा सकें। छठा, पीएम गति शक्ति के अनुरूप एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के सेक्टोरल प्लान क्रियान्वित किए जाएंगे। और सातवां, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जा सकते हैं।